मेरा नाम सचिन है, मेरी वाइफ अलका। हम दोनों आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब करते थे। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर था, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी अलका। एंड जॉब इज जॉब, जॉब की तरह हर रोज 10 घंटे बिजी रहते थे। एंड मुझे लगता था कि जिंदगी ऐसे ही गुजर जाने वाली है। आई मीन 30 साल 40 साल हम इसी रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। 10 घंटे रोज, ठीक ना। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का मिलेगा, वो घर की नौकरी में जाता है। और ऐसे करते करते मुझे लगता था लाइफ बहुत बंधी हुई है। लाइफ लिमिटेड होती है ना, सो इट वाज लाइफ लिमिटेड एंड लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। ओके। सो दैट्स हाउ गुजर रही थी लाइफ। पर मुझे लगता था जिंदगी किसी और ढंग से भी जी जा सकती है। दिमाग में जो चॉइसेस हैं, दिल में जो चॉइसेस हैं, ड्रीम्स जो जीना चाहते हैं, उनको जीने का कुछ तो रास्ता होगा। कोई तो तरीका होगा कि पैसा भी हो और टाइम भी एंजॉय कर सके। और थैंक गॉड कि ढूंढते हुए ये बिजनेस हमें देखने को मिला था। और इसको मैंने ना नहीं बोला, क्योंकि बिजनेस को पहली बार देखकर ये मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। लोगों से बातें करना, प्रोडक्ट्स की बातें, ठीक ना। सो इट वाज नॉट माई कप ऑफ टी। तो अगर हम सिर्फ बिजनेस की तरफ देखते रहते, उसके प्लान की तरफ देखते रहते, तो हम करने वाले नहीं थे बिजनेस को। बट जब हमने रिवार्ड्स की तरफ देखा, ठीक है ना, जब ध्यान गया कि इस चीज के ऊपर कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो, जो चीजें आप पाना चाहते हो, वो इकट्ठी होकर एक ही जगह मौजूद है। तो जब वो रिवार्ड्स हम लोगों ने एक साथ देखे, तो मुझे लगा कि ये सब तो चाहिए। और इन सबको पाने के लिए अगर कुछ चीजें सीखनी पड़े, कुछ बदलनी पड़े, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नौकरी करने के लिए भी तो 25 साल सीखा ही था ना। और हर रोज सीख रहे थे ताकि वो जॉब चलती रहे, ठीक है ना, पैसा आता रहे। तो मुझे लगा कि चलो एक बार लाइफ में बात करना भी सीख लेंगे। चलो लाइफ में एक बार ये बिजनेस करना भी सीख लेंगे। एंड दैट्स हाउ हम लोगों ने एक डिसीजन लिया। हिट एंड ट्रायल्स किए। शुरू में अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैंडल कर पाते थे, और तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते थे। देन सॉरी। एंड धीरे धीरे फिर सीखना जब शुरू किया, तो ये बिजनेस बनने लगा। चीजें हैंडल करना सीख गए, बात करना सीख गए। बाद में हम जॉब से फ्री हो गए थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आई वुड लाइक कि अलका पहले आपसे कुछ बातें करेगी। राइट। सभी को नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। हेलो ऑल ड्रीमर्स। तो मेरा नाम अलका है। जैसे भी सचिन बता रहे थे, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। रादर वी कैन से कि हम इस बिजनेस के फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि बिजनेस मिला। इस बिजनेस की बदौलत जो लाइफ मिली, वो अपनी जॉब में तो कभी पॉसिबल नहीं थी। हम लोग ड्रीमर्स थे, एम्बिशियस थे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन प्लानिंग्स कुछ और थी। प्लानिंग ये थी कि जो जितनी हमने पढ़ाई की है उसके बेस पर हम कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये नहीं सोचा था कि बिजनेस कोई करेंगे और इस तरह की लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है ना, गॉड की प्लानिंग कुछ और होती है। तो भगवान चाहते थे कि हमारे बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हों। दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। और जो आपने प्लान में देखा है कि लेगेसी है या फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसको कुछ हद तक हमने एंजॉय किया है और आज हमारे ड्रीम्स और बहुत बड़े हैं। अभी जैसे बात कर रहे थे फॉरेन ट्रिप्स, हम अपनी जॉब में सोच भी नहीं सकते थे। आज हम भगवान का बहुत थैंक्स करते हैं, मुझे समय मिला और एक भरोसा मिला। दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज द गॉड्स मास्टर प्लान एंड इट इज ओनली फॉर दोज जिसके लिए ऊपर वाला प्लान करता है। सोच के देखिए, बाहर बहुत लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अपनी लाइफ में बिजी है। लाइफ को चलाने के लिए 30-40 साल वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जिसमें यहाँ बात होती है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, आप फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हो। पैसा आएगा, टाइम होगा, राइट। जितनी इनकम 8 घंटे में आती है, उससे डबल ट्रिपल कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो आप पार्ट टाइम में 1-2 घंटे लगाते हुए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी। और आज ये बिजनेस प्रूव हो चुका है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। हर तरह का प्रोफाइल बिजनेस के अंदर है, राइट। सो बिजनेस तो प्रूव हो गया है और हम सब लोग लकी हैं कि ये बिजनेस हम तक आ भी गया है ना। हम सब लोग लकी हैं कि भगवान ने हमें चुन लिया इस बिजनेस के लिए। दैट्स व्हाई टुडे यू आर हियर। आपके पास ये बिजनेस आपके घर तक पहुंचा, आपको समझ आया, आपके दिल में उतरा, तो इट मीन्स ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है। गॉड चाहते हैं कि जो ड्रीम्स आपने सोचे हैं, जो ड्रीम्स आप सोच रहे हो अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए, वो सब पूरे हो सकते हैं, राइट। इसीलिए आप इस बिजनेस में हो। और रादर मैं ये कहूंगी कि इस मीटिंग में बैठे हैं। और आप इस तरह की हर वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जो आपके अपलाइंस आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये रियली ये सिस्टम वर्क करता है 1 से 2 साल। अगर आपने इसे प्रोफेशन की तरह लिया, एक आई वुड से कि एक वर्किंग पर्सन जैसे होते हैं, जॉब करते हैं तो कितना कमिटमेंट देते हैं जॉब में हम, कोई बिजनेस करते हैं तो कितना कमिटमेंट देते हैं।
यहाँ पर लगाने को कुछ नहीं है, यहाँ कोई बॉस भी नहीं है, लेकिन कमिटमेंट तो चाहिए। सक्सेस कमिटमेंट के साथ आएगी, राइट? और सही टेक्निक्स के साथ आएगी। बिजनेस को हमें समझना भी होगा, राइट? बिजनेस कैसे काम करता है, फिर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हर चीज में कहते हैं ना कि हर चीज की एक बेसिक लैंग्वेज होती है, हर प्रोफेशन की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसके कुछ टूल्स होते हैं, उसको हमें स्टडी करना होगा और उसी के लिए ये मीटिंग्स की जाती हैं ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए, राइट? सो जैसे अभी गोपाल जी बोल रहे थे कि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, स्टूडेंट जितना बनेंगे उतना बड़ा बिजनेस हम बिल्ड करते हैं, राइट? और जैसे कि बात अभी हो रही थी कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, भी 100% श्योर कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया तो खत्म हो गया, राइट? लेकिन आपने कॉपी में लिखा, बैठ गए, वीडियो पर बैठ गए और कॉपी पे लिख रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं यहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा और फिर यहाँ स्टे कर जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक बार अंदर घुसेगा, फिर आप उसे इम्प्लीमेंट ही कर रहे होगे, राइट? तो इम्पोर्टेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं, उन्हें उन चीजों को जितना लिखेंगे उतना हमारे दिमाग में बैठेंगे, उतना ही वो इम्प्लीमेंट होंगे, राइट? और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलूंगी कि ये बिजनेस जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, कपल्स बिजनेस को बिल्ड करते हैं, सिंगल भी बिल्ड करते हैं, सिंगल जेंट्स भी करते हैं, सिंगल लेडीज भी करती हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, हाउसवाइफ कर सकती हैं। बिजनेस सबके लिए बराबर है, हर तरह का प्रोफाइल, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, राइट? सो अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर कर रहे हैं तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बेसिक्स जो जेंट्स को करने हैं वो आपको भी सीखने हैं। 9 को स्टेप हम बोलते हैं कि हम जेंट्स भी करते हैं तो लेडी भी करती है, ऐसे नहीं कि हम उसे डिवाइड करते कि 4 तुमने कर लिए 5 मैंने कर लिए। आप भी पूरी तरह बिजनेस को समझ रहे हैं, पूरी तरह से बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं, राइट? आपकी भी अपनी लिस्ट है, आपके भी अपने ड्रीम्स हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वली सीखना है, इक्वली इंप्लीमेंट करना है और इक्वली रिवॉर्ड्स को एंजॉय करना है। एमवे जब ट्रिप देता है हस्बैंड वाइफ दोनों को देता है ना? इनकम आती है तो दोनों के नाम से आती है, राइट? सो मैं जस्ट ये बोलूंगी आगे के सेशन के लिए आप तैयार हो जाइए, एक बहुत ही वंडरफुल सेशन होने वाला है। जैसे भी बात कर रहे थे कि हम जब काम करते हैं तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी क्या टेक्निक्स है, राइट? उस पे बात होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वी कैन से। सो तैयार हो जाइए, अपनी कॉपीज खोल लीजिए और मैं इनवाइट करती हूँ जबरदस्त लीडर, आप सबके लीडर मिस्टर सचिन शर्मा। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। सो वेल, बात करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का फायदा है कि एक साथ दो मीटिंग्स में कनेक्टेड हैं हम और एक साथ दो मीटिंग्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, राइट? तो बढ़िया है। और अभी ये बिजनेस इतना एडवांस हो गया है कि और आसान हो गया है बिकॉज ऑफ डिजिटल जो कनेक्टिविटी है हमारे पास, ठीक है ना? सो वेल, थोड़ा सा बात करते हैं जो मेजर पॉइंट जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज कि लोगों के जनरली कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रादर जब हम बिजनेस में आए तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या था? लोग क्या सोचेंगे, ठीक? तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मेरे अपने पास क्वेश्चंस थे और मैं उसके आंसर ढूंढने लगा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन से भी पहले बात करने के से पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जब आप किसी के लिस्ट बना रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, उसके बीच में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो ऑब्जेक्शंस जो होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, प्लान के बीच में ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो कैसे हैंडल करना है, राइट? रादर फॉलोअप में जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको हैंडल करने का क्या तरीका है, ठीक है ना? बट ये सब हम कब करेंगे? ये सब हम तब करेंगे जब हमारे अपने अंदर हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इससे पहले कि हम आगे चले और दूसरों के क्वेश्चंस हैंडल करने लगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या हमारे पास तो कुछ प्रश्न नहीं बाकी रह गए हैं? अभी खुद को तो कुछ डाउट्स नहीं है, राइट? कि बिजनेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो इससे क्या मिलने वाला है, क्या इसको लेकर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट? तो जब तक अपने प्रश्न बाकी हैं दूसरों के प्रश्न हम हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पहली यूनिट यानी आप, हम खुद, तो सबसे पहले पहली यूनिट को स्ट्रांग बनाइए, अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कीजिए। तो यहाँ मैं बहुत सारी जो बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि उन सारे प्रश्नों के आंसर आपको दूसरों को देने। जब आपके खुद के प्रश्न क्लियर हैं तो दूसरों के तो चंद क्वेश्चन के आंसर ही काफी होते हैं, बाकी आंसर्स वो बाद में लेते रहते हैं, राइट? तो ये समझना कि क्या सही क्वेश्चन है, किसका आंसर दिया जाना चाहिए, वो भी तब समझ आएगा जब आपके अपने पास अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर होंगे। मे भी अभी आप बिजनेस में आए हैं और आपके पास ज्यादा प्रश्न है ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपका भरोसा है और आप आगे बढ़ेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके पास लोगों के क्वेश्चंस आने वाले हैं।
और धीरे धीरे करके आपको उनके आंसर्स लेते जाने होंगे ना। जब हम लोग बिजनेस में आए तो मैं ये सोचा था कि मेरे अपने क्वेश्चन के आंसर मैं ले नहीं पा रहा था, ठीक है ना। फिर कुछ लोगों से बात करनी शुरू की तो उनके अलग तरह के ऑब्जेक्शंस थे, अलग तरह का माइंडसेट था। तो क्वेश्चंस आने लगे थे बट आंसर्स नहीं मिल रहे थे। तो अपने पास एक भरोसा था। ये बिजनेस जब इंडिया में आया तो 84 कंट्रीज पार करके आया था, ठीक है ना। दूसरी चीज 40 से ज्यादा साल क्रॉस कर चुका था और 84 कंट्रीज क्रॉस कर चुका था। इंडिया 84वां देश था इस बिजनेस के। तो मुझे सिर्फ एक सिंपल आंसर पता था, वो क्या था कि 84 देश 40 साल कोई बिजनेस पार करता हुआ मेरे पास तक पहुंच। इंडिया में आने से पहले 3.5 साल रिसर्च किया कंपनी ने, ठीक है ना। 150 करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कुछ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किए मोर देन 75 करोड़ के उस टाइम पर। आज से मैं 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 22-23 साल पहले, ठीक। तब ये बिजनेस यहाँ शुरू हुआ। तो ज्यादा बड़ा स्टेक किसका है? कई सौ करोड़ का स्टेक। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, राइट। तो सारा काम कंपनी ने किया है और बैकट्रैक ये कह रहा है कि किसी भी कंट्री में फेल नहीं है, हर जगह नंबर 1 कॉर्पोरेशन है, सक्सेसफुल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और जो बिजनेस में आए हुए लोग और सक्सेसफुल लोग दिखाई दे रहे थे, जो प्रोफाइल नजर आ रहा था, वो हर बैकग्राउंड, हर प्रोफेशन के लोग दिखाई दे रहे। तो मुझे एक चीज का आंसर तो क्लियर था कि मेरे जो भी प्रश्न होंगे, लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर हो चुका है। तभी ये बिजनेस बढ़ता हुआ यहाँ तक आया है। वो क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मैटर बिल्कुल नहीं करते हैं, इनके आंसर्स मौजूद है। तो मेरे पूछे जा सकने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर मौजूद होगा, क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को भी मैंने इस बिजनेस में देखा, राइट। नासा के साइंटिस्ट हैं या टॉप आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो यूएस में जाकर जॉब कर रहे थे, ठीक है ना। गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया में, आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट लोग वहां जाके जॉब्स में थे, प्रोफेशंस को रिप्लेस कर दिया था। तो उन सबको देखकर मुझे एक चीज तो पता चल रही थी, आंसर्स मौजूद है, ठीक है ना। हर तरह का बैकग्राउंड था, यंगस्टर्स भी, एनी बैकग्राउंड आप भी देख पाते हो। तो अगर बिजनेस चलता गया है, सफल होता गया है, कहीं से बैकआउट नहीं करना पड़ा है, हर तरह के लोग सफल हो रहे हैं, तो एक चीज निश्चित है, पूछे जा सकने वाले हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, राइट। सिर्फ हमें लेना बाकी है। तो हमने बस इतना क्यूरियोसिटी रखी, भरोसा बनाया कि हाँ बिजनेस चलता है, सफल है, सफलता के साथ चलता है और इतने लोग इतने ज्यादा सफल हैं। तो फिर हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीजें पाई जानी है वो इंपॉर्टेंट है। तो सारा फोकस किस चीज पर चला गया? रिवार्ड्स पर चला गया। तो बाकी चीजें सीख गए हम, क्योंकि उसको सीखने की कोशिश की। तो वही चीज मैं यहाँ भी बोलता हूँ हर किसी को कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो पहली चीज ये मानिए कि आप ऑनर है, आप बिजनेसमैन हैं। कभी कभी हमें ये पता ही नहीं होता कि हम हैं कहाँ, किस जगह मौजूद है, हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। सो यू आर द ऑनर, फर्स्ट थिंग, ऑनर ऑफ योर ओन बिजनेस। आप मालिक हैं आपके बिजनेस के। तो सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, समाधान मौजूद है, आपको अपने लिए ढूंढना है और समझना है उसको, राइट। कई बार हम ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे अपलाइन के ऊपर एहसान कर रहे हैं, अगर उसने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो बहुत बुरा काम हो गया जी, हम बिजनेस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अपलाइन ने हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं किए। अरे आपको लाइफ चेंज करनी थी, आपके लिए लाइफ और रिवार्ड्स इंपॉर्टेंट थे कि नहीं? अगर थे तो आपके अपलाइन ने भी तो आंसर्स ढूंढे हैं, आपको भी ढूंढ लेने हैं, ठीक। सो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें यही समझना है। तो ऑनरशिप ले सबसे पहले। दूसरी चीज, अपने प्रश्नों के आंसर्स ले। हम किसी को भी बिजनेस में स्टार्ट करवाते हैं तो हम एक चीज जरूर बोलते हैं, आपके पास कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्शन आए या दिमाग में कोई भी बात समझने के लिए आए, आप बेहिचक पूछते रहिएगा, आप बेहिचक पूछते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप इकट्ठा करके क्वेश्चंस को रखते रहें और 6 महीने बाद कभी हम मिलें, पता चला आप आउट हो गए और हम मिले और पता चला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। और होता है ऐसा, बहुत सारे लोग जिन्हें हम प्लान दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमने पहले भी देखा था 10 साल पहले। सो अगर हम पूछते हैं क्या चीज थी जिसने रोका आपको, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर वो जब चाहे ले सकता था। वो व्यक्ति 10 साल गंवा चुका है अपनी जिंदगी के, सिर्फ उस प्रश्न की वजह से जिसका आंसर नहीं लिया उसने।
राइट। तो भरोसा एक चीज है, सबसे पहले अपना बिलीफ क्रिएट करें। कैसे बनेगा? आप किसी को आंसर्स कब कर पाएंगे? जब आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, जब आपके पास भरोसा होगा। तो अपना भरोसा मजबूत कैसे हो सकता है? आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सक्सेस स्टोरीज को सुने, देखें, कैसे उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है उस बारे में सीखें। और इसीलिए हम एक एजुकेशन सिस्टम से आपको कनेक्ट करते हैं, जहां पर कई दशक की सक्सेस सफलता आपसे कनेक्ट कर पाती है, हमसे कनेक्ट कर पाती है। हम खुद कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि हम अपने भरोसे को मजबूत करते चले जाते हैं। पूरे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने बिलीफ को स्ट्रांग बना पाना, ठीक है ना? और आप ये समझ पाना, अपनी लाइफ और अपने रिवार्ड्स, अपने अपने सपनों से उसको कनेक्ट कर पाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपका कनेक्शन बन गया है कि आपको जिंदगी में जो पाना है उसका ये एक सही रास्ता और स्ट्रांग रास्ता है, राइट, ये आपको समझ में आता गया है कि ये यूनिक रास्ता है, इससे मिलने वाले रिवार्ड्स यूनिक होने वाले हैं। क्यों यूनिक होंगे वो भी बता दूंगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन एक साथ कहीं और नहीं मिलेगा। तो हमेशा रिवार्ड्स के कॉम्बिनेशन की तरफ आप देखें। और जब आप ये बात समझ जाएंगे, तो जब आप किसी को ऑब्जेक्शन, जब उनके क्वेश्चंस को, उनकी क्वेरीज को हैंडल कर रहे होंगे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड्स की तरफ ध्यान आप उसका बार बार डालते रहेंगे। क्वेश्चंस की तरफ बहुत बार क्या होता है, हम खुद क्वेश्चंस में उलझते चले जाते हैं। क्वेश्चन के बाद आंसर्स, फिर वो एक क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, और हमारा फोकस क्या होता है कि किसी भी तरह इनके सब क्वेश्चंस के आंसर करना। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, सब प्रश्नों के आंसर आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल है, जो एक्चुअली आंसर किए जाने चाहिए, वो 10, 12, 13 से ज्यादा क्वेश्चन हैं ही। इस बिजनेस को लेकर पूरी दुनिया में 10, 12 से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं, और 60 साल से उनका आंसर्स मौजूद है, मोर देन 60 ईयर्स। पेपर पहले से ही आउट है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, राइट। अपना भरोसा बनाने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये देखनी है कि क्या ये रिवार्ड्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है ना? तो बाकी सब चीजें हम सीखते जाएंगे। यही बात जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो यही बात का सिर्फ एहसास दिलवाने की जरूरत होती है कि इस बिजनेस से मिलने वाले जो रिवार्ड्स हैं, अगर आप उनकी तरफ ध्यान दोगे, क्या वो आपको अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? उनमें से क्या चीजें आप पाना चाह रहे हो, और वो एक कॉम्बिनेशन की तरह मिल जाए तो कैसा है? और आप देखेंगे 60-70% क्वेश्चन वहीं गायब होते, क्योंकि फोकस जो है वो सही चीज पर जाएगा। तो जो अनर्गल चीजें हैं, जिनकी एक्चुअली महत्ता है ही नहीं, वो चीजें अपने आप गायब होती चली जाएंगी, राइट। तो बिजनेस को सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है, राइट। तो हम बात करेंगे कहाँ कहाँ क्या प्रश्न आ जाते हैं, क्या क्या हैंडल कर सकते हैं हम, किस तरह से, ठीक है ना? सबसे पहली चीज, जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्न होता है ये कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक। तो बिजनेस में आने के बाद हमने सबसे पहली चीज क्या सीखी? डोंट प्री जज, डोंट प्री जज। लिस्ट कैसे बनानी है, किसकी बनानी है, वो आप टेक्निक सीख जाएंगे आगे। आपके अपलाइंस आपको पेस मीटिंग्स के द्वारा वो लगातार सिखा रहे हैं, बुक्स के द्वारा आप सीख रहे हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो जब बिजनेस में किसको लाया जा सकता है, उस बात की लिस्ट बना रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं। तो लिस्ट बनाते समय आप ये सोचिए कि मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने किस पे क्या कृपा की हुई है, या किसके द्वारा किसके दरवाजे खोलने वाला है। तो नाम सबका होना चाहिए। किसी और के बिहाफ पर मैं डिसीजन नहीं लूंगा, मैं उनको डिसीजन लेने में मदद करूंगा, मैं उनके बिहाफ पर डिसीजन पहले से बनाकर नहीं करूंगा। सबसे पहला रूल है क्योंकि अगर कोई भी और व्यक्ति मेरे बिहाफ पर डिसीजन बनाता है, तो जिस तरह का मेरा नेचर था, जिस तरह का मैं रहने का तरीका था, मेरा जो एज था मैं थी मेरी जब मैं इस बिजनेस में आया, तो 99.99% चांस मुझे बिजनेस नहीं दिखाया जाता, क्योंकि मेरा बेसिक नेचर लोगों से बात ना करने का, राइट। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर चूज ही इसलिए किया था कि लोगों से बात ना करनी पड़े। कुछ क्लासेस मैं लेता था, जॉब में था तो उसमें क्लासेस, तो वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि वो जॉब थी और वो सिखाना जरूरी था। एंड आई वॉज द क्वाइटेस्ट पर्सन, मतलब अपने स्टूडेंट से भी बात नहीं करता था, बस टॉपिक लिया, बात खत्म, राइट। तो समझना ये था
कि जजमेंट पहले से ना बनाओ किसी के, ये आपका मेरा हक नहीं है इस बात को जज करने का कि वो व्यक्ति बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपका और मेरा काम क्या है? पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, ये शब्द दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आप और हम संभावनाएं पैदा करते हैं, ठीक? किसी से जब बात करते हैं, उसको मौका देते हैं, तो एक उसको लाइफ बदलने की संभावना हमने पैदा की। नहीं बात की तो इसका मतलब क्या है? आंसर 0 है, नो है। बात की ही नहीं तो नो ही आंसर है, उसको बिजनेस नहीं करना है। बात की तो 50-50 पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी, राइट? ओके। इसी तरह जब हमने किसी को प्लान दिखाया तो फिर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की कि वो समझ सके उस बात को, थोड़ा कॉमन सेंस लगा सके। जब हम उसके बाद दोबारा से बातचीत कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं प्लान के तुरंत बाद या जो हमने टाइम फिक्स किया उसमें, तो अगेन उस पॉसिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के पीछे पड़ जा रहे हैं। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या प्लान दिखा रहे हैं या उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। किसी भी स्टेप पर किसी के पीछे पड़ जाने की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्विंस करते रहने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि उसी व्यक्ति के आने से आपकी जिंदगी बदलेगी या इस दुनिया को एक नया डायमंड मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? हम सिलेक्शन मोड में हैं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। 2 चीजें हमेशा समझनी है, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब औसत का नियम है, 10 में से 2 लोग, 100 में से 20 लोग एक बार में किसी भी काम को समझ सकने की स्थिति में होते हैं। उस चीज से रिलेटेड उनके सपने होते हैं या वो समझ सकते हैं उस काम को, किसी भी काम, नॉट ओनली दिस बिजनेस। किसी भी काम में 20% से ज्यादा का रेशियो एक्चुअली होता ही नहीं कि वो समझ सकें, और 20 भी अक्सर नहीं समझते हैं। 20 समझ के आ भी जाते हैं तो सबके सब उसको कर नहीं पा रहे होते हैं। सीखने की कैपेसिटी उन 20 के 20 में नहीं होती है। ना मजे की बात क्या है, ये रेशियो लोग फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स। तो जो आज नहीं समझ सका है जरूरी नहीं है कि कल नहीं समझ पाए, जो आज बहुत एक्टिव है जरूरी नहीं है कि कल बहुत एक्टिव रहेगा, लेकिन जो आज ना कह रहा है जरूरी नहीं कि कल वो नहीं कहता रहेगा। मे बी कि वही बात उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए बाद में, और वो बिजनेस को ज्यादा अच्छे ढंग से कैरी करे। हमने देखा हमारे बिजनेस के अंदर 90% जो आज लीडर्स हम काउंट करते हैं 90% ऑफ देम बिजनेस में आते ही बिजनेस को नहीं समझ गए थे या करने लगे थे। बल्कि उस टाइम जो लोग बहुत एक्साइटेड होकर करने लगे थे वो तो महीने 2 महीने में शायद गायब भी हो गए, बट उनके चलते जाने से इनका भरोसा मजबूत होने लगा था, और जैसे ही बिलीफ मजबूत होने लगा तो वो लोग वो सारे काम करने लगे, सीखने के, सिखाने के, बिलीफ के साथ काम करने के, और लीडर की तरह से आप उभरते चले, वो बाद में निकल कर आए। तो यहाँ कोई फिल्टरेशन का फिक्स नियम नहीं है कि आज हमने ये स्विच ऑन करके देख लिया कि ये सही है कि नहीं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई स्टेथोस्कोप आपने लगा के देखा कि हाँ ये मेरा लीडर है और ये तो काम करेगा और ये नहीं कर पाएगा, ठीक? देयर इज नो प्लान, देयर इज नो मशीन जिसमें आप डाल के एकदम से चेक कर लोगे कि ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना? इस प्रोसेस में आपकी भी टेस्टिंग हो रही है और सामने वाले की भी टेस्टिंग हो रही है। जब सामने लोग आ रहे हैं और वो नो कह रहे हैं तो आपकी टेस्टिंग चल रही है। ऊपर वाला आपको फिल्टर कर रहा है कि आप इस लायक हो कि नहीं हो कि इस बिजनेस के रिवार्ड्स आपको दिए जाएं, ठीक है ना? क्या आप अपनी जो चीजें सीखी हैं उस पर आप खुद भरोसा कर रहे हो, मजबूत हो या नहीं हो, ठीक है ना? और साथ ही साथ सामने वाले की टेस्टिंग भी चल रही है कि उसमें उतना कॉमन सेंस है या नहीं, क्या वो सपने में उतना मजबूत है या नहीं। साथ के बहुत लोग हमारे जो ये कहते थे अरे ये मिल जाए तो ऐसा कर देंगे, और हर्डल्स इतने हैं, पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, ये करना पड़ता है, गाइडेंस नहीं मिलती, डूबने का डर है, वगैरह 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 वगैरह। उन सारी चीजों का सोल्यूशन एक बार में मिल गया इस बिजनेस के अंदर। कोई रिस्क आप उठाने रहे, गाइडेंस की कमी नहीं है, 60 साल का अनुभव आपसे कनेक्ट कर रहा है, खोने लायक चीज नहीं, घर का सामान रिप्लेस कर देने से आपके बिजनेस की शुरुआत हो जा रही है, ठीक है ना? नो रिस्क, नो बिग इन्वेस्टमेंट, और गाइडेंस ही गाइडेंस है, सब कुछ है। अनप्रोडक्टिव टाइम को यूज कर रहे हो, छोड़ना कुछ नहीं पड़ रहा, फिर क्या चीज है जो रोक रही थी?
तो ये तो लिटमस टेस्ट है, ठीक है ना। तब ये समझ आता है कि एक्चुअली दम ही नहीं था। क्वेश्चन ये नहीं था कि ये बिजनेस है उनके लिए जिनके अंदर दम है और वो एक सही माहौल का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मौका मिले। तो जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हैं तो माइंड सेट वही रखना, ये समझ के चलना है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। वो चाहे मैं फॉलो करूं, चाहे आप करें, चाहे वो बेलब्रेट आकर ही क्यों ना ऊपर से कर दें। खुद खुद जो है रिच एंड जे अब तो नहीं या उनकी पूरी फैमिली आकर बैठ जाए समझाने इस बिजनेस को, तो भी 100% लोग इस बिजनेस को आगे नहीं कैरी करेंगे, बिलीव मी ना। तो दूसरा पहलू क्या है, 100% नो करेंगे भी नहीं, कम से कम 20% लोग पॉजिटिव हमेशा होंगे एट अ टाइम, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये छोटा नंबर नहीं होता है, राइट। तो लॉ ऑफ एवरेज एक चीज समझना है। दूसरा, हम पॉसिबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग बनाते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन उस सिलेक्शन में हमारी तरफ यानी बिजनेस की तरफ आता चला जाए, राइट। शुरू में लोग आपके भरोसे को ज्वाइन करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स को नहीं। फैक्ट्स और फिगर्स आपके मुंह से किस कन्विक्शन के साथ जा रहे हैं ये भरोसा उन्हें होता है। जब आप फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं, जब आप भरोसे से कहते हैं कि हाँ ये बिजनेस स्ट्रांग है और कुछ स्टोरीज आप कनेक्ट करवाते हैं उन्हें, उन्हें आप में भरोसा बढ़ता चला जाता है, उन्हें आपकी टीम में भरोसा बढ़ने लगता है। बिजनेस में भरोसा तो बाद में ही बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोई भी चीज जो आप बात कर रहे हैं, चाहे आप इन्विटेशन दे रहे हैं, चाहे आप प्लान दिखा रहे हो, या आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो, हर स्टेप पर आपका अपना कन्विक्शन कैसा नजर आ रहा है। मैंने देखा है जब हम प्लान दिखाते हैं और वो एक न्यूज रीडिंग की तरह चल रहा होता है, एज इफ कि हम किसी ट्रेनर की तरह इंफॉर्मेशन देने बैठे हैं, स्लाइड्स पढ़ते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि ये सब सुनकर सामने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी बदलने का डिसीजन ले लेगा और आपसे कनेक्ट हो जाएगा और एक्साइटेड हो जाएगा काम करने के लिए। एक्साइटमेंट तो जब आपके अंदर है तो उसके अंदर आएगा। आप जैसा सामने से चाहते हैं वैसा अपने अंदर फील करना पड़ेगा आपको, तो वैसा ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये दुनिया एक मिरर की तरह से, ठीक है ना, एक मिरर की तरह से है। ये बात अलग है कि वो मिरर बिल्कुल क्लियर मिरर नहीं है, ठीक, उसमें 80-20 रूल काम कर रहा है, बट वो 20% जो है वो मिरर आपसे ही बनता है। जैसा आप फील करने लगते हैं, जैसा आप सोचने लगते हैं सामने वाले, उस तरह के लोग आपसे कनेक्ट करने लग जाते हैं लगातार। तो पहली चीज अपने भरोसे स्ट्रॉन्ग करने हैं। कैसे? तरीका मैंने बताया, ठीक। प्री जजमेंट्स ना करें, प्री जजमेंट्स किसी भी स्टेप पर ना करें, लिस्ट बनाते समय भी नहीं, प्लान दिखाते समय भी नहीं। कई बार प्लान दिखाते समय हम प्री जज किए बैठे हैं होते हैं बहुत सारी चीजों, राइट। पहले से ही हम फिक्स करके कि सामने वाले को हमें इतने बड़े पैसे का प्लान दिखाना ही, जरूरी नहीं कि उसको पैसा ही चाहिए ना। अगेन यहाँ एक कॉमन सेंस काम करता है कि ये जज कर पाना, प्री जज नहीं कह रहा हूं मैं, बात करते करते, प्लान दिखाते हुए, उसके रेस्पॉन्सेस देखते हुए थोड़ा सा ये जजमेंट कर पाना कि उसको क्या चीज ज्यादा इंस्पायर कर रही है, किस चीज को देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ती है। और जब हम ये बात करते हैं और अगर आप डिजिटल पे प्लान शो कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल प्लान्स आप वीडियो ऑन करके शो करें। इस ढंग से अरेंजमेंट बनाएं कि आप भी दिखाई देते हो उसको और आप भी उनको देख पाते हैं, राइट। अगर लैपटॉप के थ्रू ऐसा कर रहे हैं तो बड़ा आसान काम, बट ज्यादातर लोग तो मोबाइल पर है, मोबाइल के थ्रू प्लान्स कर रहे होते हैं, डिजिटल प्लान्स। तो हमेशा 2 डिवाइसेस यूज कीजिए, ठीक है ना। और 2 डिवाइसेस का बहुत सिंपल तरीका होता है कि एक डिवाइस को आप ऑडियो वीडियो ऑन करके स्पॉटलाइट कर लीजिए और दूसरे डिवाइस से आप प्रेजेंटेशन शो कीजिए, ठीक ना। तो जिसका ऑडियो वीडियो ऑन है उससे और स्पॉटलाइट है आप, तो सामने वाले व्यक्ति को दिखेंगे, प्रेजेंटेशन के बीच में आप नजर आएंगे, और गैलरी व्यू कर लेंगे तो आप भी उन्हें देख पा रहे होंगे, और आई कांटेक्ट वहां भी होता है, वहां भी आप एक्सप्रेशंस को रीड कर पा रहे होंगे, ठीक। तो सही सही क्वेश्चन क्या है वो समझने के लिए एक्सप्रेशंस को देखना जरूरी होता है, ठीक है ना। आपने देखा प्लान दिखाते समय जब वर्ल्ड टूर की बात आई, वो एकदम से, अच्छा टूर्स भी होते हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी होते हैं ना, उसको घूमने का शौक है, ये आप वहां पॉइंट नोट कर सकते हैं। लेकिन प्लान में आप क्या दिखाए जा रहे हैं?
फिर ₹1,00,000 आ जाएगा। वो ऑलरेडी 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, शायद ₹1,00,000 उसको एक्साइटेड ना बना रहा हो, या हम गाड़ियां दिखा रहे हैं या हम घर दिखा रहे हैं, उसका ड्रीम वर्ल्ड टूर है, ठीक है ना। वही फिर फॉलोअप में भी हम वही बातें दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसकी आंखें में चमक बढ़ती है जब आप घूमने फिरने की बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली उनका ड्रीम क्या है, और वहीं से आप फिर चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाओगे, राइट। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्शंस की तो बात ही नहीं कर रहे। ऑब्जेक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये समझना है कि सामने वाले व्यक्ति की नीड क्या है, किस चीज के लिए वो चीजें सीखने समझने को तैयार हो सकता है। प्रश्न ये है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग के जो ढक्कन है वो अंदर की तरफ से बंद होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये ब्रेन है और इसके अंदर की तरफ से बंद होने का मतलब ऑलरेडी कुछ प्रीजुडिसेस बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी कुछ ना पहले से ही उन्होंने कुछ ना कुछ अपना प्रोग्रामिंग बना रखी है कि ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, दुनिया में ऐसे ही चलना ठीक है। पहले से ही उन्होंने दिमाग में वो चीजें सेट कर रखी हैं, तो वो ढक्कन अंदर से बंद। वो खुलेंगे कैसे? वो अंदर से ही खुल सकते हैं। वो पुल जब अंदर क्रिएट होगा तो वो अपने ढक्कनों को खुद खोल सकते हैं। आप और मैं कितने भी आंसर्स कर दें, वो ढक्कन नहीं खुलेंगे जब तक उन आंसर से उन्हें अपना कुछ अच्छा अचीव होता हुआ दिखाई ना दे रहा हो। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो समझने की, बातचीत करते समय, कि उनको अपना कुछ अच्छा अचीव होता हुआ जो दिखेगा, तो वो कुछ सोचने की और कुछ समझने की कोशिश करते हैं और अपने ढक्कनों को खुद खोलते हैं, और वो ये जज कर पाते हैं, हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये नहीं, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वही एहसास हमें करवाने की जरूरत होती है, राइट। सो तो हम कुछ ना कुछ वो पुल समझ पाए जिसकी वजह से वो समझने को तैयार हो सकते हैं बातों, ठीक ना। वो समझना जरूरी है, जज करना, एंड दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कहां कहां क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं जब हम किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। आपने किसी को इनविटेशन किया, देखिए इनवाइट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेस में नए हैं बिल्कुल, तो मैं आप क्या सजेस्ट करूंगा, अपने अपलाइन के साथ बैठकर पहले ये जान लें इनवाइट करने का सही तरीका क्या है। और सही तरीके का मतलब क्या है, अवॉइडिंग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप गैर जरूरी ऑब्जेक्शंस को बाईपास कर सकते हो, ठीक है ना। हमारा एम क्वेश्चंस को पुल करना है ही नहीं। मैं बहुत पहले कुलिंग देसाई की उस टाइम कैसेट होती थी, बाद में सीडी भी आ गई, फॉलो एंड फॉलो थ्रू के नाम से। तो मैं उनको जब भी सुनता था, एक बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली थी उसमें, और वो मुझे याद रहती है। वो कहते हैं कि आप जैसी एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। सॉरी, अगर आप किसी को फॉलोअप के लिए फिक्स कर रहे हैं, फॉलोअप का मतलब पीछे पड़ना या ज्वाइन करवा देना नहीं। फॉलोअप का मतलब है किसी के बिलीफ लेवल को और नॉलेज लेवल को उस हद तक बढ़ाएं कि वो अपने लिए डिसीजन बना सके और उसको डिसीजन लेने में मदद कर सके, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताते हुए, कुछ सही चीजों से कनेक्ट करते हुए, उनके दिमाग को डायरेक्शन देते हुए, ठीक। तो उन्होंने कहा अगर आप पहले से ये सोच के जा रहे हो कि ये प्रोडक्ट्स इसको महंगे तो नहीं लगेंगे, तो उसका यही प्रश्न आने वाला है, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ठीक। अगर आप पहले से सोच के जा रहे हो ये करेगा कैसे, टाइम से तो बिजी है, इसका जरूर ये क्वेश्चन आएगा, उसका वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप ये सोचकर जा रहे हो कि मैं आज इनके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं, बिलीव मी, आपके पास जितने आंसर हैं उससे ज्यादा वो क्वेश्चन करने वाला है। क्योंकि आप करने ही वही जा रहे हैं, आप उसको डायरेक्शन देने या स्टार्टअप करवाने जा ही नहीं रहे, आप तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हो। एंड अ फूल कैन आस्क मोर क्वेश्चन देन अ इंटेलिजेंट कैन आंसर, ये पुरानी कहावत है, ठीक ना। अगर हम समझते हैं कि बहुत हमें नॉलेज हो गई है और हम आंसर्स कर सकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अगर समझने को तैयार नहीं है, तो आपके जितने आंसर्स आपके पास हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन वो कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है अनर्गल ऑब्जेक्शंस को अवॉइड करना सीखना, क्या नहीं करना सीखना इंपॉर्टेंट।
तो जब हम इनवाइट करने की सही स्क्रिप्ट सीखते हैं, एक सही स्क्रिप्ट सीखें, ठीक है ना, और अलग अलग अप्रोच होती है, क्यूरियोसिटी अप्रोच भी है, डायरेक्ट अप्रोच भी है। उस अप्रोच में हमें ये सीखना होता है कि पहले से ही दिमाग में लोग क्या प्रेजुडिसेस लेकर बैठे होते हैं, जिनका एक्चुअली इस बिजनेस से कोई मतलब भी नहीं होता, इमेज बनाए हुए होते हैं पहले से, माइंडसेट वैसा बनाया होता है जो कि सच ही नहीं होता, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है या गलत इंफॉर्मेशन होती है। बिजनेस एक ओपन बिजनेस है और हर कोई एक दूसरे से डिस्कस करने लग जाता है। किसी ने प्लान देखा, समझा भी नहीं और जाकर दूसरों को बताना शुरू कर दिया, और उसने जो समझ लिया वो उसने तीसरे को बताना शुरू कर दिया। इट्स ओपन, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं उस चीज में, ठीक ना। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन सही गलत फ्लोट होती रहती है। तो उसमें सामने वाले व्यक्ति, ज्यादातर लोगों के पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती हैं या अधूरी इंफॉर्मेशन होती हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने एक पिक्चर क्रिएट की हुई होती है। तो अगर हमारे वर्ड्स गलत हैं और हम उसी तरह का कुछ बोल रहे हैं जो उन्होंने पिक्चर क्रिएट की हुई है, तो उनकी पिक्चर के हिसाब से सही मानेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये किसी से सीधे जाकर बात करना शुरू करूं कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो पहले से दिमाग में हो सकता है उसके ये हो कि भी प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, लाना पड़ता है, ठीक है ना। वो चेन मेंबर स्कीम ऐसा कुछ पहले ही से ही सोचा समझा बैठा है, कुछ और चीजें देखे बैठा है जो ये बिजनेस नहीं है, ठीक। तो क्या होगा, हमने कुछ सेंटेंस बस बोला ही है और उसके दिमाग में वो सारी चीजें कूदनी शुरू हो गई और उसने अपने दिमाग अंदर से लॉक करने शुरू कर दी। आपकी बात ध्यान से सुनी भी नहीं, तो क्या हुआ, वो अपनी लाइफ खो बैठा। आपने एक प्रोस्पेक्ट, एक लीडर खोया है, उसने तो जिंदगी खो दी। तो एम हमारा क्या होता है कि हम उठ के बात करें और सिर्फ ऐसी बात करें जिससे सही जानकारी लेने के लिए वो प्रेरित होता हो। किसी को भी हम इनवाइट करते हैं तो सही जानकारी लेने के लिए इनवाइट करते हैं, पीछे नहीं पड़ते, रिक्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना। इनविटेशन का तरीका अपलाइन से सीखे, सबकी अपनी अपनी एक स्क्रिप्ट्स होती हैं जो आपकी जगहों पर सही तरह से चल रही हैं, ठीक ना। मैं जनरली इनवाइट ऐसे करता हूँ कि आ, आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या उसके साथ अपनी इनकम्स का कोई पैरेलल बड़ा सोर्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हो? अगर हाँ, तो हम एक बड़े बिजनेस पे काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें मौका है आज का काम छोड़े बिना अपने लिए अच्छी बड़ी इनकम्स बना सकते हो आप। लेकिन पहले उसके लिए 30-40 मिनट की जानकारी ले लो। क्या जानकारी लेने में इंटरेस्ट रखते हो? ठीक है ना, इसमें तो कोई एतराज नहीं है। 30-40 मिनट, अगर आपको वो चीजें समझ आए, रिवार्ड समझ में आए उसके, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसके रिवार्ड समझ में आए तो फिर हम आगे की चीजों को समझें क्या और कैसे कर सकते हैं। तो बस इतना सिंपल है। ऐसी कुछ और स्क्रिप्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं, तो स्क्रिप्ट को जरूर सीखिए। ऐसा करने से हमने क्या किया, ज्यादातर क्वेश्चंस को जो आ सकते हैं इनवाइट करते समय, उसको उस वक्त अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनवाइट के टाइम पर आप सारी जानकारी दे नहीं सकते हैं और उनके क्वेश्चंस के सही आंसर उस वक्त कर नहीं सकते हैं। तो बात हमेशा अधूरी रह जाएगी और पिक्चर हमेशा गलत ही बनी रहेगी। मेरा काम है एक सही पिक्चर को दिखाना, यानी प्रेजेंटेशन या प्लान के द्वारा सही बिजनेस बताना, सो दैट कि वो एक सही डिसीजन ले सके। ज्यादातर लोग जो ये कहते हैं, अरे आपने पहले बता दिया होता कि ये एमवे है तो हम देखते भी नहीं। वो जब प्लान को देख रहे होते हैं और देख चुके होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ये होता है एमवे, ये होता है ये बिजनेस, उन्हें पता भी नहीं था कभी। बहुत से लोग आप देखेंगे, आपने प्लान पूरा दिखा दिया, लास्ट में एमवे, अच्छा आप एमवे की बात कर रहे थे क्या? ये तो मेरी वाइफ ने को किसी ने जो है नंबर दिलवा रखा है, प्रोडक्ट यूज किए हैं उन्होंने। हेलो, उन्हें पता ही नहीं था कि एमवे बिजनेस होता क्या है, उन्हें जानकारी है ही नहीं, राइट। तो उस वक्त हम उन क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। ऑब्जेक्शंस हैंडल करने में इंपॉर्टेंट क्या है, गैर जरूरी ऑब्जेक्शंस को आप कैसे साइड में कर सकते हो, राइट। तो इनवाइट करते समय आपने फोकस क्या डाला था, लाइफ में चेंज लाने के ऊपर, कोई बड़ी इनकम, पैरेलल इनकम का सोर्स, ठीक है ना। ओके, बहुत बिजी आदमी से मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या पूछ लेता हूं, पैसा भी आए और टाइम पर भी अपना कंट्रोल हो जाए तो कैसा है, कैसे हो सकता है, एक जानकारी लेते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस कहां आते हैं, जब प्लान दिखा रहे होते हैं, प्लान के बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। आप प्लान दिखाते जा रहे हैं तो कैसे हैंडल करना है। मैं एक चीज जो समझ पाया
बहुत लंबे टाइम के बाद भी, और अभी भी अगर लॉकडाउन्स में हमने देखा है डिजिटल पे काम होते हुए, हम बहुत सारे प्लान्स दिखा रहे होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे होते। ज्यादातर जो मिसिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लान में जो जरूरी कन्वर्सेशन है वो नहीं हो रहा। हमेशा जब आप प्लान किसी को दिखाएं तो एक रेपर्ट क्रिएट करें। रेपर्ट मतलब आपसी सामंजस्य बनाने की जरूरत होती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% टाइम आप उन्हें जानते नहीं है, वो आपको जानते नहीं है। आप किसी डाउनलाइन के व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, उसके जानने वाले दोस्त को, कलीग को, रिलेटिव को, वो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानता है, या बहुत बार तो हम स्ट्रेंजर्स को ही प्लान दिखा रहे हैं, तो हमारा एक सही कनेक्शन बना हुआ नहीं होता है। तो प्लान दिखाने से पहले 2-3-4 मिनट बातचीत जरूर करें, ठीक है ना। अपने बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा उनसे पूछें कि अपने बारे में कुछ बताइए, नाम क्या है, प्रोफेशन क्या है, ठीक है ना, एंड फैमिली में कौन कौन है। इससे आपको उनके बैकग्राउंड्स का भी आइडिया लग जाता है। इस जॉब में कब से हैं, ओके, मौका मिले तो पूछ लें यही जॉब क्यों चूज किया, इसमें खास इंटरेस्ट था या बस आ गए इसके अंदर। आप आपको ये भी पता चलेगा कि उसकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की रही है। बंदा बहुत बार नहीं, मैं तो चाहता तो ये था कि मैं खुद का अपना एक काम करूं, बिजनेस करूं, लेकिन फिर फादर ने कहा तो फिर इस तरह से, तो दूसरों पर बेस्ड डिसीजन ही लेता है वो, आइडिया लग जाता है। तो थोड़ा सा बातचीत करने से कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं कि देखिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो भी चीजें आपको समझ आती हो नोट कर लेना। तो मैं क्या चाहता हूँ, प्लान के बीच में गैर जरूरी डिस्टर्बेंसेस ना करें, लेकिन उसके बावजूद अगर प्लान के बीच में आप बातचीत कर रहे हैं, बातचीत मतलब एक तो प्लान दिखाना होता है प्रेजेंटेशन की तरह से, बस आप स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं, स्लाइड्स हैं। आजकल क्या हुआ, बड़ा आसान हो गया प्लान दिखाना, क्योंकि स्लाइड्स चेंज करनी है और बोलते जाना है उसके बारे में। बट ये मान के चलिए कि किसी मशीन को आप प्रोग्रामिंग नहीं दे रहे हो, किसी इंसान को जिंदगी बदलने का मौका दे रहे हो, तो वो उससे कनेक्ट तो करना चाहिए ना, आपसे कनेक्ट करना चाहिए। तो कनेक्ट कैसे बनता है, बीच बीच में उसका नाम लेकर प्रश्न पूछ लेने से, उसके प्रश्न का थोड़ा सा इंतजार करने से, या मुस्कुराकर उसके आंसर कर देने से उस बात के, ठीक। बीच में अक्सर ये क्वेश्चन आता है जब हम एमवे नाम लेते हैं तो, अच्छा, उस वक्त आप एक्सप्रेशन देखिए कैसे, अच्छा एमवे की बात कर रहे थे, ठीक है ना। वो आपने अब तक जो बताया था टाइम कंपाउंडिंग ये और वो एमवे नाम सुनते ही क्या हुआ, वो उबाल आया, उसका जो पुराना वाला पिक्चर थी ना वो कूद के सामने आ गई, एमवे तो ये था, अभी तक का आपका बताया हुआ अचानक भूल गया, ठीक। तो यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ जरूरत है इस चीज की कि वहीं आप उसके उसके जो ड्रीम्स अब तक समझ पाए हैं उससे कनेक्ट कर दें बात, ठीक है ना। उसके उबाल को थोड़ा ठंडा करें और उसको याद दिलाएं कि एमवे जो आप जो समझ रहे हो और जो मैंने बताया दोनों में फर्क है। तो कैसे बता सकते हैं, आप सुनिए, ठीक है ना। मैं तो कई बार प्लान के बीच में उन्होंने कहा अच्छा एमवे, तो मैं पूछ लेता हूँ इसका मतलब पहले भी आपने जानकारी ली हुई है कैसे, अभी क्या पहले भी कभी शुरुआत की है इसकी, मैं वहां पूछ लेता हूँ। हो सकता है मुझे और ज्यादा जानकारी देने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है ना। तो सुनिए उस चीज को। अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी प्लान के बीच में मैं दूंगा तो बात कहीं से कहीं डायरेक्शन चली जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैंने नोट किया इसको, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अभी आगे की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होते ही आपका ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया, यही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें उसका आंसर चाहिए होता है। वो क्वेश्चन दो चीजों के लिए करते हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, और दूसरा ये चेक करने के लिए कि आप उसकी भी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ठीक है ना। 60-70% टाइम जब प्रश्न किया जाता है तो उसका एम उसका आंसर लेना होता ही नहीं, और वो असली क्वेश्चन होता ही नहीं। फॉलोअप में भी जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे शुरू के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअली उसके लिए, और हम सारा टाइम उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने में लगा डालते हैं। अक्सर तीसरा या चौथा क्वेश्चन जो होता है ना वो सही प्रश्न होता है, जब आप बात करते करते बात को कैरी करते जाते हैं। तो हमें चीज को आगे कैरी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कहा कि अरे अरे सर मैं तो ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, मेरे मुझे लगता है कि मेरे मतलब का नहीं है, और हमने कहा कि चलो अब तो ये तो ना ही हो गई, इसे तो बंद हो कर, ये ना नहीं है।
वो आपसे आंसर चाह रहा है एक्चुअली, और आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है कि इसका क्या आंसर करोगे, ठीक है ना। तो हम वहां प्रश्न, और उसने ये बात बोली, हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चंस में करना सीखना है, क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस में करना, ये समझिए, राइट। जिसने भी सही प्रश्न पूछने सीख लिए, उसने सही आंसर देने सीख लिए। क्वेश्चन ऐसा करें जिसके आंसर्स 99% टाइम पॉजिटिव ही आते, ओपन एंड क्वेश्चन करें, ठीक। यस नो वाले क्वेश्चंस नहीं। यस नो में तो डिसीजन खटक से उसने कर देना है अपना, सोचने की जरूरत भी शायद ना, वो सोचने लायक स्थिति में भी ना हो प्रोस्पेक्ट है। पर जब हम ओपन एंड क्वेश्चन करते हैं जो सोचने पर भी मजबूर करता है, तो सही डायरेक्शन में उसको ले जा पा रहे होते हैं व्यक्ति, ठीक। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है। तो प्लान के बीच में भी क्वेश्चंस को सुने जरूर, नोट कर ले, और जरूरत पड़े तो उसके तुरंत बाद एक फॉलो हो जाता है। यह जरूरी है उस क्वेश्चन का तभी आंसर करना, सो दैट कि वो आगे की इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन सके। तो फॉलोअप के तरीके से उसको वही आंसर कीजिए, फॉलोअप के तरीके से। वो तरीका क्या हो सकता है? हाँ, प्लान के तुरंत बाद, या जब हम फॉलो थ्रू के लिए बैठ रहे हैं, तो आजकल तो डिजिटल पे तो क्या है, प्लान के तुरंत बाद बैठकर बात करने की जरूरत होती है। ऐसा ना करें 30 मिनट में फटाफट प्लान किया, अब मैं आपको लिटरेचर भेज दूंगा, ठीक। अगर आपके बहुत क्लोज है, रेगुलर मिलता रहता है व्यक्ति, तो आप कर दीजिए। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैं अब तक देख रहा हूँ पिछले बहुत टाइम से, प्लान के बाद कन्वर्सेशन की और ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप वो कन्वर्सेशन खुद नहीं कर सकते हैं, तो अपने उस प्लान में वन ऑन वन अगर आप कर रहे हैं, तो प्लान में किसी ना किसी अपलाइन को, एक्सपीरियंस अपलाइन को साथ में ले लीजिए, ठीक है ना। वो सुनेंगे, वो ये जज भी कर पा रहे होंगे कि कहाँ किस चीज को बताने की ज्यादा जरूरत है, एंड प्लान के बाद वो नॉर्मल टॉक करते हुए, कन्वर्सेशन बनाते हुए उन चीजों के आंसर भी करवा देंगे, ठीक। क्योंकि ज्यादातर जब आप स्ट्रेंजर या दूर की कॉन्टेक्ट को प्लान दिखा रहे होते हैं, तो बहुत बार आज की डेट में आसान क्या है, प्लान देखा और कल से आपका फोन उठाना बंद। उसका क्या जाता है, आप मिलने जा नहीं रहे उससे, वो मिलने आ नहीं रहा, फोन नहीं उठा रहे, तो आप क्या करोगे? तो हमारा फिर खुद का क्वेश्चन बनने लगता है कि लोग फिर उसके बाद फोन नहीं उठाते, क्योंकि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। मोर देन 90% लोग पहली इंफॉर्मेशन सुनते ही डिसीजन नहीं ले सकते। पहले भी हमने हमेशा ये सीखा है कि 24 से 48 घंटे के अंदर एक रीफॉलोअप होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार प्लान देखते ही बंदा ज्वाइन करता है, तो भी उसे 24 से 48 घंटे के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं और उसके आंसर्स की उसको जरूरत होती है। तो फॉलोअप तो ज्वाइन करवाने के तुरंत बाद भी फिर करना चाहिए 24 से 48 घंटे में। तो कैसे करेंगे अगर वो रिकनेक्ट ही नहीं करेगा? वो रिकनेक्ट कब करते हैं? जब प्लान दिखाने के तुरंत बाद आपने 5-10 मिनट, 15 मिनट कन्वर्सेशन किया है, बातचीत की है, थोड़ा फैमिली का भी जानकारी ली है, अपने बारे में भी थोड़ा बताया है, एक रिलेशन क्रिएट कर लिया है, तो फिर कल आपका फोन उठेगा, आपके डाउनलाइन का फोन वो उठाएगा, राइट। आपने किया है तो आपका उठाएगा, आपने अपने डाउनलाइन के लिए किया है तो उनके फोन को उठाएंगे, और आगे के शेड्यूल फिक्स हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स तो तुरंत होते हैं। क्या जनरल क्वेश्चंस होंगे जी? प्लान दिखाने के बाद आज का जो ज्यादातर क्वेश्चन हम फेस कर रहे होते हैं, क्या है? मैंने पहले भी किया था, या मेरे दोस्त ने किया था, ठीक। क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चंस लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कीजिएगा, मैं तरीका बता दूंगा, तरीका यहाँ पर लिखूंगा, वो आप पॉइंट नोट कीजिएगा। तो जनरल क्वेश्चन क्या होता है? हाँ, मैंने भी पहले करके देखा था जी, प्रोडक्ट्स यूज किए थे कुछ, ठीक ना, मेरे दोस्त थे, उन्होंने करवाया था मेरे को, स्टार्टअप करवा दिया था, कुछ टाइम प्रोडक्ट यूज करते रहे, फिर उन्होंने कहा प्रोडक्ट बेचने हैं, मुझे नहीं लगता था कि मैं वो कर सकूंगा, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ। प्रोडक्ट के बारे में होता है, प्रोडक्ट के बारे में महंगा है, या मैं बेच नहीं सकता, बेच नहीं सकता, ठीक है ना। प्रोडक्ट महंगा है जी, मैं बेच नहीं सकता, या मेरी लोकेलिटी, मेरे मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें लोग उसको खरीद नहीं सकते, मतलब प्रोडक्ट महंगा है। जनरल ऑब्जेक्शन होता है, टाइम से मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, पहले ही टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है ना, जॉब में इतना मुश्किल रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ओके, टाइम नहीं है, राइट।
तीसरा जो जनरल क्वेश्चन होता है वो मेरे पड़ोसी ने किया था या मैंने कभी शुरू किया था, चला नहीं उनका जी, चलता नहीं है जनरल क्वेश्चन, ठीक है ना। या इसके जैसे मैंने और भी देखे, पहले वो कई लोग दिखा के गए थे, उसमें दो बनाने थे, 3 बनाने थे, अच्छा उनके तो प्रोडक्ट सस्ते थे, ओके, अदर बिजनेस, यही जनरल क्वेश्चंस हैं, 10 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, और क्वेश्चंस और भी आते हैं, बट उनको हैंडल कैसे करना है पहले वो समझते हैं, फिर उसके आंसर्स भी ले लेंगे, राइट। हैंडल करने में जो हमने तरीका सीखा, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन समझदारी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करना ही है। वो कह रहे हैं प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, ठीक है ना, और आप कह रहे हो कि फिर आप ज्यादा क्यों नहीं कमा लेते, मतलब आई मीन इट शुड बी लाइक कि वो कनेक्ट कर सके उसका क्वेश्चन से, आंसर लेने के ऊपर मत क्वेश्चन। दूसरा टेक्निक है फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड। नंबर 3, आपको ऐसा क्यों लगता है, ये एक अच्छा प्रश्न है, जो मैंने कहा प्रश्न के बदले प्रश्न करना है, आपको ऐसा क्यों लगता है। और मैं ये कहता हूं कि जब आप फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार तो ये क्वेश्चन पूछे जरूर, उस क्वेश्चन के ऊपर जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, उसका आपको ऐसा क्यों लगता है। बात को आगे कैरी करने का एक अच्छा तरीका, ठीक, बात को आगे कैरी करने का एक तरीका और भी है, मैं समझा नहीं, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मैं समझा नहीं। उसने कहा सर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए ये है, जो हमारे सर्कल के जिस तरह के लोग हैं उसमें हम क्या कैसे बात कर पाए, ठीक है ना। अभी आपको क्या लग रहा है, इसने तो स्ट्रेट मना कर दिया। एक अच्छा तरीका क्या है, मैं पूछूंगा कि मैं समझा नहीं जो आपने कहा, आपके सर्कल के किस तरह के लोग हैं, जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। क्या वो लोग नहाते धोते हैं, क्या वो लोग इनकम्स बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, ठीक है ना। क्या वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज आए, किस तरह के लोग हैं। तो मैं क्या ध्यान दिलवा रहा हूं उसको, रिवार्ड्स की तरफ। मैं पूछा हूं मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, और मैंने बात किया कि इससे रिवार्ड्स किस तरह के मिल रहे हैं, ठीक है ना। अपने ही क्वेश्चन में मैंने वो बात फिर से याद दिलवाई उसको, ताकि वो कनेक्ट कर सके कि हम एक्चुअली क्या फिल्टर कर रहे हैं। ओके, मैं समझा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। अच्छा तरीका है, अच्छी टेक्निक है, ठीक। एक लास्ट थिंग जो हम मैं पर्सनली बहुत यूज कर लेता हूँ कई बार, आप फैक्ट्स में बिलीव करते हैं या आइडियाज में। कोई ज्यादा ही अटक रहा है उलझ रहा है तो मैं सीधे पूछता हूँ, आप फैक्ट्स में बिलीव करते हैं या आइडियाज में। कई बार हम प्रोस्पेक्टिंग में भी पूछते थे, जब डायरेक्ट अप्रोच होता था, ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट कर सकें या स्क्रीनशॉट करते हैं या आइडियाज में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं आपसे प्रश्न ये करूंगा कि आपका फोकस जानकारी लेने पर है या राइटिंग सुधारने पर, आई मीन प्रश्न के बदले प्रश्न। तो राइटिंग पर मत जाइए, जो जानकारी है उस पर जाइए। तो वेल, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बात करते समय ध्यान रखते हैं आगे कैरी करने के लिए, डिसीजन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कि आपने प्लान दिखाया और उसके बाद बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हाँ ये है तो अच्छा, लेकिन क्या है कि मैंने पहले भी शुरू किया था, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। बंदा क्या कह रहा है, मैंने शुरू किया था और फिर कह रहा है प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो मैं उसको सुन रहा हूँ, एग्री भी कर रहा हूँ। एक अच्छा तरीका क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, नो आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। आप बहस करने के लिए नहीं बैठे हो, अगर आपने बहस जीत ली तो व्यक्ति को तो हार गए हो, आप पहले ही हार चुके हो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक होती है, वो है ईगो। तो अगर आपने उसको अपनी बहस में हराया है तो वो आपका हो नहीं सकता, ठीक है ना। और आपने आंसर्स नहीं किए, सिर्फ सुना ही सुना उसका,
तो वो बेचारा वैसे ही गया। तो आंसर्स भी होने जरूरी है, राइट? अच्छा, कोई अगर जरूर से ज्यादा कुछ बोलता चला जाता है, क्या रे भाई साहब ये और वो, आपकी सुन नहीं रहा होता, तो मैं बीच में रोककर एक चीज पूछता हूँ कि भाई साहब आपकी हर बात मैं सुनूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी पूरी बात आपको सुननी होगी। अगर आप तैयार हैं तो फिर आपकी सारी बात मैं सुनने को। अब आप बताइए, ठीक है ना? तो मैं उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन उसको एक चीज बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सुनने नहीं बैठाऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद आपको भी मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी, तो फिर हम आपकी सुनते हैं। अब आप बताओ, तो खोल के बोलने दो, ठीक है ना? और फिर जहां जरूरी है वहां आप उनसे प्रश्न करने शुरू कर दें, राइट? तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, पहले एग्री कर जाए। एग्री का मतलब ये नहीं कि वो ठीक कह रहा है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि अरे मुझे लगता नहीं मेरी लोकेलिटी के हिसाब से हैं प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ बिल्कुल आप अपनी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था। नाउ फील फेल्ट फाउंड, मुझे भी ऐसा ही लगता था, ठीक है ना? मैंने जब देखा कि इस तरह के प्रोडक्ट्स, इतने महंगे प्रोडक्ट्स, तो हमारी तो फैमिली इसमें चल नहीं पाएंगी, लेकिन मेरी जानकारी की कमी थी एक्चुअली। मैंने ये देखा कि 80% मिडिल क्लास लोग ही तो इस बिजनेस में आकर सक्सेसफुल होते चले गए, ठीक है ना? हाँ, बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी सक्सेसफुल हैं, लो प्रोफाइल भी हैं, लेकिन ज्यादातर तो मिडिल क्लास से आने वाले लोग ही सक्सेसफुल हैं, और लगातार प्रोडक्ट के टर्नओवर बढ़ते भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया में भी और इंडिया में भी। तो इट सिंपली मीन्स लोग प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं। तो फिर मेरे को ये समझना पड़ा कि असलियत क्या है, ठीक है? आप जानना चाहेंगे क्या असलियत है? मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स महंगे नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना? और जब हमने समझा तो मैं पहले एग्री कर गया, पहले मैं उसके साथ आके खड़ा हुआ, फिर मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं कि आगे है जो मैं देख चुका हूँ, ठीक है ना? तो हमें फिर ये समझ आया कि प्रोडक्ट्स, एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स नहीं, ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेट्स, और हम इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। इसको पानी मिलाकर या बहुत कम मात्रा में लेकर इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ फिर। एग्जांपल्स के द्वारा, छठा पॉइंट क्या है? एग्जांपल्स दीजिए, ठीक ना? अब वो व्यक्ति कह रहा है मेरा भी बिजनेस है और बिजनेस में तो बहुत टेंशन रहती है, अपने बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट इतना कर रखा है, कोई टाइम ही नहीं होता हमारा, सब कुछ देखना होता, जॉब होती तो 6 बजे 7 बजे फ्री हो जाते, लेकिन बिजनेस में तो, ठीक है ना? अब आपने जॉब की हुई है, वो अपना बिजनेस का चैलेंज बता रहा है कि टाइम नहीं है, तो ये आप कैसे कहोगे? अब आप ये तो कहोगे नहीं जी हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने भी पहले बिजनेस किया था और बिजनेस, नहीं, आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत थोड़ी है। तो हम वहां क्या करेंगे? वहां फिर हम किसी का एग्जाम्पल उठाएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरे मेरे ग्रुप में हैं, वो खुद का बिजनेस चला रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं, या मैंने ये सीडी सुनी है एक लीडर और उनकी लाइफ के बारे में जाना, तो ही वॉज अ बिजनेसमैन, ठीक है ना? उनके तो अपने 5 स्टार होटल्स थे, गुजरात से बिलोंग करते हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए जो आपने सुना है, पर आप एग्जाम्पल कैसे लोगे? जब आपने सुने होंगे, जब आपने सीडीज को सुना होगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब तक आप एनफ सीडीज नहीं सुन लेते हैं, आप अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, जिन्होंने बहुत सारे मीटिंग सेमिनार्स देखे हैं, सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में जानकारियां हैं उनको, उनका सपोर्ट लीजिए, सो दैट यू एग्जांपल दिखा सके, ठीक है ना? आप कुछ लोगों के प्रोफाइल्स अपने पास हैंडी रखिए, जिन्हें आप बता सको, दिखा सको, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है कोरिलेट करवाने का किसी से, सो दैट कि वो बिलीव बना सके और डिसीजन ले सके, राइट? तो अगेन वहां पर आप एग्जाम्पल लीजिए। तो यहां मैंने क्या फील फेल्ट फाउंड, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लगता मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने ये देखा और मैंने ये पाया, ठीक? अभी उसने कहा हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तरीका क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम साथ बैठे हैं, प्लान ऑलरेडी हो चुका है और उसके बाद हम दोबारा से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ बताइए आपके क्या क्वेश्चन है। सबसे गलत प्रश्न जो हम कर सकते हैं वो क्या है? बताइए प्लान कैसा लगा, कब शुरू कर रहे हैं? प्लान कैसा लगा, आप उससे जजमेंट मांग रहे हो क्या कि आपका बिजनेस प्लान कैसा है? क्या आपने कोई अपने दिमाग का आइडिया उसको पेश किया है जिसको उसको अप्रूव करना है? इट्स अ प्रूवन बिजनेस, प्रूवन प्लान। प्लान कैसा लगा क्वेश्चन नहीं है, और वो बता भी नहीं सकता उसको कैसा लगा है। सही क्वेश्चन क्या होगा? हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा आगे कोरिलेट करते हैं, अगर किसी चीज के लिए एडिफाई कर सकते हैं तो एडिफाई जरूर करो। अरे आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा है तो बोलना,
आपका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एडिफिकेशन उस व्यक्ति को आधा तो आपका बना ही देता है। आप किसी को सुनते हैं और एडिफाई करते हैं, ये दो चीजें आपकी तरफ उसको पॉजिटिव बना देती हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो ये टेक्निक हमेशा सीखने की जरूरत होती है, किसी को सुनना, एग्री करना, ठीक है ना, और फिर उसके बारे में आगे की चीजों को कैरी करना, और दूसरी चीज उनकी किसी चीज को एडिफाई कर देना। ये सिंपल टेक्निक्स हैं, राइट। तो ये हमने अगर सीख लिया, देन सही टाइम पर सही क्वेश्चन। अभी उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत बिजी रहता हूं, नहीं मेरे को लगता है मेरे सर्कल के लोग भी कर नहीं पाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा उनको, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर सकता हूं, ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो मैं बोलता हूं कि मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कन्विंस करने से आपका क्या अभिप्राय, क्या मतलब कि कन्विंस करना पड़ेगा हमें, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। और ये बात मुस्कुराते हुए पूछिए, गुस्सा हो के नहीं, ठीक है ना। तो उनको भी लगता है कि शायद मैंने सही क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, राइट। अरे भाई साहब सब पता है मुझे इस बिजनेस के बारे में, इनविटेशन के टाइम पे कई बार अरे मुझे सब पता है भाई साहब जिस बारे में आप बात कर रहे हो, ओके, ठीक ना। मैं समझ नहीं पाया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आपने क्या समझा, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो उस चीज को, ठीक ना। तो वो फिर वो सही है, अच्छा अच्छा, ये तो एक जनरल बातें हैं जो हर कोई जानता है। आपको लगता है क्या इन बातों से किसी की जिंदगी बदल सकती है? तो आप कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जानने में इंटरेस्ट रखते हो या आइडियाज में रहना पसंद करते हो? तो ये बात को कन्वर्ट करने का, एक डायरेक्शन देने का एक अच्छा तरीका है, फैक्ट्स और फिगर्स वाली बात। तो यहाँ पर फील फैक्ट फाउंड, आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मेरे साथ के लोग तो नहीं इसके लिए फिट है, आपको ऐसा कैसे लगता है, क्यों लगा, थोड़ा सा बताइए, ठीक है ना। आपके साथ के किस तरह के लोग हैं, क्या वो अपनी इनकम एक्स्ट्रा बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, लाइफ को चेंज करना पसंद नहीं करते, क्या अच्छी क्वालिटी में उनका इंटरेस्ट नहीं है, राइट। नहीं नहीं, चक्कर क्या है कि इतना महंगा प्रोडक्ट है, ओके। तो असली क्वेश्चन क्या था, प्रोडक्ट महंगा लग रहा है मुझे, क्वेश्चन ये नहीं था कि मेरे साथ के लोग कर पाएंगे या नहीं, क्वेश्चन ये था महंगा लग रहा है प्रोडक्ट। तो मैं अभी भी क्या पूछूंगा, अच्छा आपके इस क्वेश्चन का आंसर अगर सही मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाए, तो उसके बाद भी कोई चीज है जो आपको शुरू करने से रोकती है अभी? क्योंकि मैं असली प्रश्न तक पहुंचना चाह रहा हूँ। शुरू के एक दो क्वेश्चन में तो आप ये बात भी बोल सकते हो, अगर आपकी इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, जैसे हम सबको मिल गया, ठीक है ना, और आप संतुष्ट भी हो जाएं उस बात से, तो फिर क्या चीज है जो आपको बिजनेस में आने से रोकती है? या मुझे ये बताइए कि किस चीज के लिए फिर आप इस बिजनेस को करना पसंद करें? फोकस कहाँ ले जाना है? पाने के ऊपर। तो जब आपने बातचीत शुरू की है, तब आप प्रश्न क्या करें, आपने प्रेजेंटेशन जो देखा, ठीक है ना, उसमें क्या-क्या चीजें आपको अपने लिए पसंद आई, जो रिवार्ड्स उसमें थे, अभी वो रिवार्ड भूल चुका है, प्रोडक्ट पे अटका हुआ है। तो आपने क्या बोला? उसमें जो आपने रिवार्ड्स देखे थे कि इनकम्स डबल हो सकती हैं, ट्रिपल हो सकती हैं, अगर काम करें पार्ट टाइम के अंदर, ठीक है ना, टाइम से भी फ्री हो सकते हैं, ठीक, दुनिया घूमने के भी मौके हैं, फ्रेंड्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम मिलकर बिजनेस बनाएं, तो इनमें से क्या चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले किस चीज को पाना पसंद करें? पहले पैसा इंपॉर्टेंट लगता है या टाइम से फ्री होना इंपॉर्टेंट लगता है, क्या चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है? तो मैं उसका क्वेश्चन ये नहीं कर रहा कि आपके क्वेश्चंस क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है, किस चीज के लिए आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे? तो वो अपना प्रश्न बता रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग, तो घबराहट किस चीज से है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुरू में मुझे भी ऐसे लगता था, मैं तो लोगों से बात ही बहुत कम करता था, बट एनीवे उसका सोल्यूशन मौजूद है, हमने भी सीख लिया, आप भी सीख सकते हो। अगर ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए और आप संतुष्ट भी हो जाएं, तो आप मुझे बताएं कि किस चीज के लिए बिजनेस करना पसंद करोगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पैसा, इनकम डबल हो तो बढ़िया है, राइट। वो कहता है हाँ जी, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ओके। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस चीज के लिए आप पैसा कमाना चाहते हो जल्दी में, और कितना, मतलब कितनी इनकम्स आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी? तो मेरी मेरी सुई कहाँ है, बार बार मैं ग्रामोफोन वो उसका रिकॉर्ड बार बार फंस जाता है। पुराना मशीन याद है आपको, ग्रामोफोन मशीन होती थी और उसमें वो गाना चल रहा होता था, वो फिर गाना एक ही लाइन रिपीट होती जाती थी। तो प्रोस्पेक्ट का भी वो वही चक्कर होता है, वो बार बार एक चीज रिपीट कर रहा होता है और आपको वो सुई उठाकर अगले ट्रैक पे रखनी पड़ती है, ठीक है ना। और वो ट्रैक क्या है, चाहिए क्या, पाना क्या है,
ठीक है ना, टाइम नहीं है, ओके दैट्स गुड। तो देखिए, नाम लेकर भी बात करें। आपसे बड़े हैं तो जी लगाकर नाम ले लीजिए, अनिल जी, ठीक है ना? अनिल जी, एक चीज़ समझिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि टाइम नहीं है, तो ये टाइम का ना होना हमारे लिए अचीवमेंट है, हमारे लिए। आपके लिए मत बोलो, बोलो ये टाइम का ना होना हमारे लिए अचीवमेंट है या परेशानी है। उस टाइम को असल में अगर मिल जाए तो हम कहाँ इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? ठीक है ना? अगर मान लो आपको टाइम लगाकर पैसा ना मिले, पैसा आपके पीछे दौड़ने लगे, तो फिर आप टाइम को किस तरह इस्तेमाल करना पसंद करोगे? ऐसे ही जैसे आज कर रहे हो या किसी और तरह से? जी, किसी और तरह से। ओके, वही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक? मुझे भी ऐसे लगता था और मुझे एक चीज़ और भी लगती थी। आज मैं दौड़ रहा हूँ, पैडल कर रहा हूँ, साइकिल चल रही है। जिस दिन पैडल नहीं कर पाया, उस दिन वो पैसा आ रहा होगा क्या? जिसके लिए मैं रोज़ दौड़ता हूँ। पर अगर किसी तरह ऐसा हो सके, कुछ ऐसा सिस्टम तैयार हो सके कि मेरी स्किल्स पर डायरेक्टली वो पैसा डिपेंड ना करता हो, ठीक है ना? हम सीख सिखाकर ऐसा सिस्टम तैयार कर लें कि वो पैसा रिपीट होकर आता जा सकता हो और केवल हमारी स्किल पर डिपेंड ना करता हो। फैमिली को पैसे की चिंता ना करनी पड़ती हो, ठीक है ना? तो क्या ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर देना इम्पोर्टेंट नहीं होगा? और ऐसा अगर फर्ज़ कीजिए कुछ भी नहीं हुआ और ये पैसा बन गया, तो जो टाइम हमारे हाथ में आएगा उसको कैसे एन्जॉय करना पसंद ना, तो चैलेंज उसका टाइम है, उसका चैलेंज पैसा नहीं है, उसका चैलेंज है कि उस पैसे के लिए टाइम चला जाता है मेरा सारा, उस टाइम को मैं कहाँ से निकालूँ? वो कह रहा है मैं टाइम कैसे निकालूँ? मैं कह रहा हूँ कि टाइम मिल जाए तो क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, ठीक? मैं एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपकी उँगली में एक फाँस चुभ जाए, तो आप कैसे निकालोगे? एक सुई और चुभोगे उसको निकालने। तो बस समझ लीजिए बिज़नेस वही सुई है, जिसको अगर आपने सही तरह से इस्तेमाल किया, तो उँगली की ये फाँस हमेशा के लिए निकल जाएगी। नहीं तो क्या होगा? घाव बनेगा, सेप्टिक भी हो सकता है। एंड ऑफ द लाइफ हमें लगता है सारी ज़िंदगी निकल गई, टाइम एन्जॉय नहीं कर पाए कभी। उस फाँस को आप आज निकाल सकते हो, ठीक ना? और शुरू में मुझे भी लग रहा था मैं बिज़ी हूँ, कैसे कर पाऊँगा? लेकिन इसका एक तरीका है। क्या आप वो तरीका जानना चाहेंगे? हम टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। इट्स अ टीम वर्क। मेरे अकेले का टाइम नहीं काम आता है। जितना मैं निकाल सकता हूँ, मैं निकालता हूँ, बाकी टीम के टाइम के साथ मिलकर वो मल्टीप्लाई हो जाता है अपने आप ही। तो आपके साथ भी टीम में काफ़ी लोग हैं, अगर आपका रियली इंटरेस्ट है इन चीज़ों को पाने में, तो टीम मिलकर आपके साथ काम कर रही होगी। जो चीज़ आप नहीं हैंडल कर पाएँगे, टीम हैंडल कर लेगी। नाउ इज़ इट ओके? क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? एक चीज़ हमेशा याद रखिए, डील क्लोज़ आप करोगे। आप कितने भी आंसर्स करते रहो, सामने वाला व्यक्ति नहीं बोलेगा कि अच्छा शुरू करो। 1% 2% लोग कहने वाले हैं आपसे, अच्छा जी बताओ शुरू कैसे करना है? ये आपको पूछना पड़ेगा, पूछना नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि ओके ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ें हैं, हैंडल हो जाएँगी। ठीक? नाउ कैन वी स्टार्ट नाउ? आप अपने नाम को एप्लीकेंट की तरह लेना चाहेंगे या अपनी वाइफ के नाम को एप्लीकेंट की तरह लेना चाहेंगे? किसको पहले रखकर शुरू करना चाहेंगे? हस्बैंड वाइफ को एक ही यूनिट मानते हैं। आप उनको स्टार्टअप की तरफ लेकर जाओगे, तो वो स्टार्टअप होते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल वर्ष पर बैठे हैं, वो बस ये वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कह दे कि हाँ, कर ले भाई। आप कह ही नहीं रहे। कई बार बंदा खुद कह रहा है कि जी शुरुआत कर लेते हैं, बताओ तरीका क्या है, क्या करना है मेरे को? आप कह रहे हो एक काम करो, पहले शाम की मीटिंग देख लो फिर करेंगे। तो भाई उसका राइट टाइम आ गया है, शुरू करवा दो उसको, ठीक है ना? नहीं आप एक काम कीजिए, पहले सीडी सुनिएगा, फिर आप मीटिंग में आइएगा, फिर हम बैठेंगे। हेलो, यहाँ पोस्चर की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। पोस्चर वहाँ इट शुड बी राइट पोस्चर, इट शुड नॉट बी टाइट पोस्चर। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। हम जी पोस्चर के साथ जॉइनिंग करवाते हैं, ओके। टाइट पोस्चर में और राइट पोस्चर में बड़ा फ़र्क होता है। आपको हमेशा टाइट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। सामने वाले व्यक्ति की माइंडसेट के हिसाब से आप अपने पोस्चर को राइट सेट करते हो कि उसको मैसेज सही जा रहा है या नहीं जा रहा। वो सही मैसेज एक्सेप्ट कर चुका है आपका और आप उसको टाइट होते चले जा रहे हो, राइट? ये सामने वाला व्यक्ति आपको रिपेल कर रहा है और आप उसके अपने पोस्चर को लूज़ करते चले जा रहे हो। दोनों ही चीज़ें खराब हैं। हमेशा ये समझना है कि कब उसको टेक अवे देना है और कब उसको कंधे पे हाथ डालकर साथ ले लेना। और ये कहलाती है समझदारी। दैट इज़ कॉल्ड राइट पोस्चर। वो आपकी तरफ चलकर आ रहा है तो हाथ पकड़ो और आगे चलो।
वो आपकी तरफ चलकर आ रहा है, आप धक्का दे रहे हो उसको, आप पीछे रहे भाई, अभी पहले देखेंगे, तो वो आपको छोड़ के जाएगा। और वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, आप कहते नहीं आओ, नहीं आओ, ये लूज क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि नहीं जी मुझे सही नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा टाइट, भाई देख ले तू, पहले हम भी देखें कि सही। वो पोस्चर जो है वो राइट पोस्चर है फिर। तो कहाँ टेक अवे की जरूरत है, कहाँ साथ ले लेने की जरूरत है, ये समझने की बात है। वो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ओके, हम बहुत बार बहुत क्वेश्चंस के आंसर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बंदा रेडी होता है और हम उसको कह देते हैं कि देखिए जब आप आगे चलोगे तो लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, और वो बहुत यूजुअल बात है। तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले समझ लेंगे। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं उसको कि समझ लेंगे, वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है, वो तो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो मैं स्टार्ट करवा दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं, लोगों के क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर्स मौजूद हैं, बड़े परफेक्ट आंसर हैं। और अगर मुझसे पूछोगे तो दुनिया में सबसे बढ़िया आंसर इस बिजनेस में आकर मिलता है मुझे, राइट। आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, उसका बेस्ट आंसर आपको एमबीए बिजनेस में मिलेगा, राइट। ओके, अदर कंपनीज बेस्ट आंसर एमबीए बिजनेस, ठीक है ना। और विदेशी प्रोडक्ट है जी, हम तो देख रहे हैं कुछ ना वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मैं उनसे पूछता हूँ बहुत बढ़िया, विदेशी, आप किस प्रोडक्ट को विदेशी कहते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि विदेशी प्रोडक्ट, ये तो इंडिया में ही बने हैं पहले दिन से, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। हाँ, टेक्नोलॉजी बाहर से ट्रांसफर होती है। तो जरा मुझे बताएं कि आज की डेट में जब ग्लोबलाइजेशन है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए बिना आप तरक्की कैसे करते हो? क्या आप उन चीजों पर टिके रहना चाहोगे जिसमें क्वालिटी भी नहीं है, पर वो डेवलप यहाँ हुई है लेकिन क्वालिटी ही नहीं है, और आपको हमारे स्वास्थ्य को, मतलब हमको हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को नुकसान भी दिए जा रहे हैं? या एक टेक्नोलॉजी हमने बाहर से ट्रांसफर कर ली जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य, पैसा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, लोगों को नौकरी बढ़िया मिल रही है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, खेती अच्छी हो रही है, क्या डिसीजन लेना बेटर है, जिसमें सबका फायदा हो रहा है वो, या सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पर इजाद किया गया है लेकिन नुकसान दिया जा रहा है? वो दोनों में से क्या समझदारी आपको लगती है, राइट? एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप आंसर ही लेना चाहें, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम ना करें या हम बाहर की चीजों को लेकर इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ना करें, तो आपको क्या लगता है आज की हमारी सेना के अंदर हमारे पास कितने हथियार मौजूद रह जाएंगे? तो उसमें देश का फायदा है कि नुकसान? अच्छा, हम आईटी, अगर आप लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी यूज कर रहे हैं, आज सारा भारत चल रहा है उसके द्वारा, कोई भी एक चिप बताइए जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, आईसीज जो है वो सब बाहर से तो आ रही है, असेंबल यहाँ पर हो रही है, सारी मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है। क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि उससे हम ग्लोबली काम कर पा रहे हैं, हमारा जो इंटेलेक्ट है इंडिया का वो ग्लोबली अपना परफॉर्मेंस दे पा रहा है। तो जरिया चाहे कहीं से भी आता हो, अगर हमारे फायदे का है और नुकसान नहीं दे रहा है और हमें तरक्की दे रहा है, तो उसको अपनाने की जरूरत है, सो सिंपल। और उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर रहे हैं हम लोग, हम तो अपना मैन्युफैक्चर, आप देखिए इससे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर किसी और के पास हो तो थोड़ा सा जानकारी लीजिए, ठीक। सो इसी तरह के कुछ आंसर्स, यू विल गेट द बेस्ट आंसर्स इन दिस बिजनेस। कोई भी प्रश्न कर लीजिए, अदर कंपनीज का क्वेश्चन है, ओके। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बढ़िया कॉर्पोरेशन, कई बार लोग बोलते हैं जी वहां तो ना प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता है, तो मैं पूछता हूँ आपने कभी यूज किया है उनका प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट, कंपेयर करके देखा है ना? कभी नहीं किया। ओके, चलिए मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बता देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी है, ये फीचर्स हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं है, इसके अंदर कास्टिक्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और इस्तेमाल पर इतने का पड़ रहा है। नाउ कंपेयर अदर प्रोडक्ट, क्या उसमें कास्टिक है? ठीक है ना? ओके, प्रश्न आया है, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस, राइट? हाँ, जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद थोड़ा एंड करेंगे। तरीका यही रहेगा कि भाई सब XYZ साइट पर प्रोडक्ट मिल रहा है, XYZ दुकान पर प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर हम कैसे बिजनेस करेंगे, राइट? जेन्युइन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो क्या आंसर करेंगे? आपने कभी उस साइट से ऑर्डर किए हैं प्रोडक्ट्स? नहीं किए, ओके। चलिए मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूँ। आपको क्या लगता है, देखिए जब आप एमबीए बिजनेस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं,
तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है और ये डिस्काउंट्स मिलते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर कोई इससे भी ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट साइट के थ्रू, दुकान के थ्रू बेच रहा है, तो क्या वो प्रोडक्ट जेन्युइन होगा या उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है? गड़बड़ के चांसेस ज्यादा है। आपको क्या लगता है वो इससे ज्यादा सस्ता कैसे हो सकता है? राइट? जनरली क्या होता है, अगर आप किसी भी साइट पर देखेंगे तो किसी भी ओरिजिनल प्रोडक्ट, ये भारत है, भारत में हर ओरिजिनल प्रोडक्ट की फर्स्ट कॉपीज मिल जाएंगी आप, ठीक है ना? और उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, काम या तो क्वालिटी वो नहीं होगी, और अगर ओरिजिनल है तो कोई बहुत पुराना होगा, वगैरह वगैरह, कोई कुछ ना कुछ खामी होती है उन प्रोडक्ट्स के अंदर, तब वो सस्ते मिलते हैं, अदरवाइज नहीं। या कंपनी ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया होता है उस साइट से, तब आपको सस्ते मिलते हैं। तो एमवे किसी साइट से डायरेक्ट कांटेक्ट करके सामान नहीं बेचता, ये तो आप एमवे की खुद की साइट्स पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि वहां से खरीदना ही नहीं, ये तो एमवे खुद लिख कर देता है आप। दे डोंट सेल प्रोडक्ट थ्रू एनी अदर साइट्स, ठीक है ना? तो अभी कौन बचा? या तो वो कॉपी की गए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं जिसमें स्टिकर बिल्कुल वैसे ही छपा हुआ है, बोतल की शेप कुछ और, ठीक, या डेट चेंज कर दी गई। आप अगर मान लीजिए वहां से प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो एक सिंपल टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि करके देख सकते हैं। एमवे आपको रिफंड की गारंटी देता है, 100% रिफंड गारंटी, ठीक है ना? आप प्रोडक्ट्स को लेते हैं, खोल लिया आपने, अगर 30% तक भी यूज हुआ है, वो आपसे प्रोडक्ट वापस लेगी, अगर आपने एमवे से डायरेक्टली खरीदा है, ठीक। आपने XYZ से साइट से खरीदा है, एमवे का ही प्रोडक्ट है आपके हिसाब से, ओके, आप लीजिए और उसको जरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में वापस करके देखिए, वो उसको वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बारकोड्स मिटा दिए गए हैं। क्यों मिटाए गए हैं? ठीक है ना? या मे बी कि बहुत पुराना स्टॉक था, उसके प्राइसेस चेंज कर दिए गए, उसकी डेट चेंज कर दी गई, आपको पता भी नहीं है। तो जब आप लाइफ के लिए ले रहे हैं किसी चीज को, हेल्थ के लिए ले रहे हैं, आप क्वालिटी लेना चाह रहे हैं, तो आप XYZ रूट क्यों लेना चाहेंगे, जबकि वो रूट जेन्युइन है ही नहीं? और कितने की बचत आप करना चाहते हो? फिर मैं पूछता हूँ, आप एक्चुअली कितने की बचत करना चाहते हो लेकर? ओके, 10%, 20% एक्स्ट्रा बचाना चाह रहे हैं, बढ़िया। तो आपको XYZ साइट से लेने के बाद बिजनेस करने की पावर साथ में मिल रही है, ना रिफंड की गारंटी मिल रही है, ना बिजनेस करने की पावर मिल रही है, ठीक। अगर आप 10% बचाना चाहते हैं तो चलिए मिलके थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आपके पास पावर है, हो सकता है आपका घर का जो खर्चा है वही फ्री हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर। इतना पैसा आपके पास वापस कमाने पर मिलने लगेगा, ठीक है ना? आपको वापस कमाने पर मिलने लगेगा वो प्रोडक्ट, उससे ज्यादा पैसा। तो आपको फ्री या उससे भी ज्यादा वापस लेना है, या आपको 10% की बचत ही करनी है और अनऑथेंटिक प्रोडक्ट लेना है? ये क्वेश्चंस आप उनसे कर सकते हैं। और ये सच है ज्यादातर साइट्स वगैरह पे, क्योंकि एमवे तो अलाउ करता नहीं, और अभी तो लॉज आ गए। अभी जो नया लॉ आया है, जो 90 डेज में इंप्लीमेंट हो जा रहा है, 90 डेज में से भी 1 महीना गुजर चुका है, तो एज पर दैट लॉ उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी का प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ऑनलाइन एंटिटी जो है, वो किसी भी दूसरी बिजनेस एंटिटी का प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का प्रोडक्ट उनकी परमिशन के बिना नहीं बेच सकते। तो इन चक्करों से तो आप बाहर आ जाइए। दूसरा, थिंक लाइक ए बिजनेस ओनर। ये जो 10-20% से एंटाइस होते हैं, वो वही लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ प्रोडक्ट और उसका कुछ डिस्काउंट का फायदा चाहिए होता है, इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पा रहे होते। और ये मानिएगा कि वो अगर उतनी सोच का कोई कस्टमर है ना, तो वो टिकटॉक करते रहेगा। कल आपसे साइट नहीं भी होगी तो कोई और उसको थोड़ा सा 2% का ज्यादा डिस्काउंट दे देगा, उसकी तरफ चला जाएगा, फिर आपकी तरफ आ जाएगा। जो आपका लॉयल कस्टमर होगा वो इधर उधर देखेगा ही नहीं। ये बिजनेस जब हम सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं। तो कस्टमर भी माइंडसेट है, तो वो लॉयल कस्टमर जो है आपके साथ टिका ही रहेगा, उतनी बात वो समझता है। अगर आपने इतनी बात बता दी है उसको, कोई इतनी बात समझ कर भी नहीं ले रहा, तो उसको नमस्ते करो, थैंक यू। कोई फॉलोअप किया, आपके जेन्युइन आंसर सुन रहा है और उसके बाद भी अड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मौका मिला तो आपसे दोबारा मिलेंगे। डोर्स क्लोज मत करो, हमेशा बोलो कि दोबारा मौका मिला तो आपसे फिर मिलके बैठ के बात करें, अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है ना? तो हमेशा ओपन डोर्स खोल छोड़ दीजिए, ठीक। साइड वाइड की तरफ भागने वाले बहुत सारे लोग पलट पलट के फिर वापस आ जाते हैं और आपसे प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना? तो वो तो होता रहेगा, वो कुछ लोगों का चक्र तो घूमता ही रहेगा। 20% लॉ ऑफ एवरेज,
हमेशा वो लोग होंगे जो इधर उधर दौड़ने की कोशिश करेंगे और पलट पलट के आपकी तरफ आते रहेंगे। हाँ, ये फैक्ट्स उनको जरूर बता दें। प्रोडक्ट्स की कॉपी मिल रही होती है, पता नहीं उसके अंदर क्या है। आप हेल्थ के लिए ले रहे हो, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए चीजें ले रहे हो, और आपको ये पता नहीं है कि जेन्युइन है, उसको कैसे बना दिया गया। ठीक, डब्बी ले ली, उसके अंदर क्या भर के दे दिया गया। ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स में आप देखोगे सील उतरी हुई होती है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डबल सीलिंग होगी। अगर वही प्रोडक्ट आप नेट से मंगा लोगे, आप देखोगे उसकी सील खोल के दूसरी सील लगा दी गई। तो सील खुल गई का मतलब आप समझो क्या है, राइट? और ये फैक्ट्स आप उनको बता सकते हो। तो वो आंसर्स आपके खुद के पास होने चाहिए। और ये चंद क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं किए हैं, लेकिन तरीका आपको बता दिया। हर क्वेश्चन खुद में आंसर है, प्रश्न में ही आंसर मौजूद है। जो चीज वो हर्डल की तरह बता रहे हैं, उसी चीज को आप अचीवमेंट की तरह से दिखा दीजिए उन्हें, यही आंसर है। ठीक है ना? मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं प्रोडक्ट सी वाले खरीदूं अभी, और फिर आप उनको बोलिए कि बहुत बहुत बढ़िया, देखिए आप पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हो क्या? राइट? मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम कमाने में इंटरेस्ट रखते हो क्या? प्रश्न वही वही क्वेश्चन ही अपने आप में आंसर है। ठीक है ना? विदेशी है तो आप देशी प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के यूज करना पसंद करते हो, जो भारत में ही बन रहे हैं। ठीक, मुझे लगता है मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, दैट्स ग्रेट। फिर तो आप और हम मिलकर अच्छा काम कर ले। ठीक है ना? अगर लोगों को कन्विंस ना करते रहना पड़े, फिल्टर करना हो, क्वालिफाई करना हो, तो मिलकर अपने लिए एक टीम क्रिएट करना चाहोगे जो आपको जिंदगी भर आपकी लाइफ को और मजबूत बनाती चली जाए। ठीक है ना? क्या मिलकर हम एक लोगों को क्वालिफाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं? वो तरीका सीखने को तैयार है? हमेशा क्वेश्चन कर लीजिए, आर यू रेडी टू लर्न? कुछ मिलकर काम करने को तैयार है? ठीक है ना? आर यू रेडी रेडी टू लर्न? अगर सीखने का मौका मिले तो सीखने को तैयार है? तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। क्या मिलकर कुछ काम करने को तैयार है? क्योंकि थोड़ा काम करेंगे तो बिजनेस बिल्ड होगा, लॉटरी तो नहीं है। ठीक, और कुछ चेंजेस लाने पड़े ताकि जिंदगी बदल जाए पूरी, तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाने को तैयार हैं? प्रश्न आप कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने लिए। ठीक है ना? यस लीजिए और बोलो ठीक है, शुरुआत करें। शुभारंभ अभी से करें या कोई मुहूर्त निकालते हो आप? शुभारंभ अभी से करें या मुहूर्त निकालते हो? तो एक काम कीजिए, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका एक व्हाट्सएप भेजिए। तो स्टार्ट कैसे करें? हम आपका नंबर जनरेट कर दें, या हम जूम पर कनेक्ट हुए और आप देखना चाहोगे कि कैसे शुरुआत होती है?